ये इमेज तो आप बहुत बार देख चुके होंगे, आज मेरे साथ देख लीजिए और आप पहचान गए होंगे ये इमेज है इंडियन पार्लियामेंट की। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रिपानी। और आज इंडियन पार्लियामेंट को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे बुलेट की स्पीड से फॉर आईसीएसई 2022। तो चलिए इमीडिएटली बिगिन करते हैं द यूनियन पार्लियामेंट। तो हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है यहाँ वो है फेडरल सेटअप। फेडरल क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सेटअप जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को बांट दिया जाए। कंट्री को गवर्न करने और स्टेट को गवर्न करने के अलग अलग पावर्स होने चाहिए और दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्पीयर्स को कंट्रोल करेंगी। बस इसी का नाम है फेडरल सेटअप। आप भारत की नजर से भी सोच लीजिए तो ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बोथ आर सुप्रीम इन देयर रिस्पेक्टिव स्पीयर्स। सब अपने अपनी जगह सुप्रीम है। आइए इस फेडरल सेटअप का क्या भारत के लिए इंपॉर्टेंस है इसको समझते हैं। सबसे पहले ये भारत जैसे जहां पे स्टेट्स हैं, हाँ 29 स्टेट्स हो गए हैं और 20 यूनियन टेरिटरीज हैं, कहीं इनमें क्या हो जाए ये अलग ना हो जाए, इनके पास ये पावर नहीं है। हाँ लोकसभा जब तक परमिशन नहीं देगी, जब तक यूनियन पार्लियामेंट परमिशन नहीं देगी, कोई स्टेट अलग नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में हाँ लेट्स से जम्मू एंड कश्मीर चाहता है कि मैं एक अलग कंट्री बनना चाहता हूं, अब इंडिया के साथ नहीं रहना चाहता हूं, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली एक बिल भी पास कर देती है। संभव नहीं है, नहीं अलग हो सकती इंडिया से फेडरल सेटअप। गॉट इट? तो फेडरल सेटअप क्या करता है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर स्टेट्स टू ब्रेक अवे एज अ सेपरेट यूनिट। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है। इट इज the only system suitable for diversified country like India। हमारे देश में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक रिलीजन, अनेक भाषा के लोग रहते हैं। अब इनके बीच में कहीं बंटवारा झगड़ा थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट फेडरल सेटअप क्या करता है? इन सबको जोड़े रखता है। और लास्ट में देयर इज डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव अर्थात लॉ मेकिंग बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी, दोनों ही अलग अलग है, दोनों के पावर्स अलग अलग हैं। ऐसा कहां बताया गया है? यस इसी फेडरल सेटअप में बताया गया है। और द जुडिशरी सेफगार्ड्स द डिवीजन एंड प्रिवेंट्स एनी वायलेशन। और इन दोनों के भी ऊपर कौन बैठा हुआ है? जुडिशरी। हमारे देश में सुप्रीम पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। जुडिशरी में टॉप मोस्ट पर बैठी हुई है यस सुप्रीम कोर्ट। ये वायलेशन को चेक करती है, ये चेक करती है कि कोई चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे लेजिस्लेटिव हो क्या करे? अपने लिमिट्स को, अपने पावर्स को क्रॉस ना करे। चलिए यूनियन पार्लियामेंट का यस आपको एक बार दर्शन फिर से कराते हैं और ये फुल स्क्रीन। हाँ तो पार्लियामेंट बनी है प्रेसिडेंट से। कौन है हमारे प्रेसिडेंट? यस उनका भी यस दर्शन कर लीजिए, राम कोविंद। यस तो प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और दो हाउसेस कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। तो बिगिन करते हैं इमीडिएटली लोकसभा से। अगेन लोकसभा का एक दृश्य, एक सीन आपके सामने है। हाँ आपने ये बहुत बार देखा होगा, टीवी में न्यूज में देखा होगा, बट आज मेरे साथ देख रहे हैं आप, है ना? तो लोकसभा लोगों की सभा, हाउस ऑफ पीपल। कैसे लोग हैं यहां पर वो मेंबर्स हैं जिन्हें हमने चुना है। यस दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और कौन वोट दे सकता है आप जानते हैं? यस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो जो 18 साल का हो गया है वो और उससे ऊपर वाले दे सकते हैं। टर्म ऑफिस कितना है? कितने साल तक लोकसभा चलती है? 5 साल तक चलती है। बट यस प्रेसिडेंट 5 साल से पहले लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपने यस नो कॉन्फिडेंस होने के बाद प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर लिया जाए। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन अर्थात कितने मेंबर से बनी है लोकसभा? 552 मेंबर्स हैं।
हाँ, इस 552 में से 530 मेंबर्स स्टेट से आते हैं, हमारे इंडियन स्टेट से, और 20 मेंबर्स आते हैं यूनियन टेरिटरी से। बचे कितने? 2 मेंबर्स बचे। ये 2 मेंबर्स कौन होते हैं? ये मेंबर्स होते हैं ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को ही क्यों 2 मेंबर्स दिए गए हैं? क्योंकि अगर प्रेसिडेंट को लगता है इस कम्युनिटी के लोगों को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, अर्थात ये चुनकर नहीं आया पार्लियामेंट में, देन प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। क्लियर है? क्वालिफिकेशंस तो आप जानते हैं, फिर भी एक बार क्विकली रिवाइंड करते हैं। तो कोई भी इंडियन सिटीजन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, उसकी एज 25 ईयर्स ऑफ एज से कम नहीं होनी चाहिए, शुड हैव नेम इन द इलेक्टोरल रोल्स, उसका नाम इलेक्टोरल रोल्स में होना चाहिए, अर्थात वह वोटर्स की लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, तभी वह चुनाव लड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट। यस, इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो बैंकरप्ट हो गया है, जो अपने डेब्ट्स चुका नहीं सकता है, जो अनसाउंड माइंड का है, क्रैक है, समझ गए, जिसका नेटवर्क गिर गया है, और कोई प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल भी नहीं होना चाहिए। इन सब केसेस में he is qualified to become member of लोकसभा। एक क्वालिफिकेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, एक क्वालिफिकेशन मैंने नहीं लिखी है, आपको वो क्वालिफिकेशन बताना है। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और याद रखिएगा, कमेंट करने से आपके और मेरे बीच में बॉन्डिंग बनती है। मैं ये समझता हूं कि आप, रॉन्ग राइट नहीं होता है, हाँ, कोई नॉलेज में रॉन्ग राइट नहीं होता है, आप बस कमेंट करिए। इट मे बी दैट आई मे से नो, गलत लगेगा, और क्या होगा, बस, बट ट्राई करना हमारा और आपका फर्ज है। तो चलिए, इसी तरह से लेसन के एंड तक बने रहिए, और वील फिनिश दिस लेसन एंड होप यू आर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एक लाइक तुरंत दबा दो, और हाँ, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को भी इस चैप्टर का लिंक भेजना मत भूलना। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, अर्थात पार्लियामेंट में क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को, कैसे उन्हें क्वेश्चन पूछना है, किस तरीके से क्वेश्चन रेज करना है, ये सब इस फॉर्मेलिटीज में बताया जाता है। उनमें से सबसे पहला मीनिंग है सेशन। सेशन मतलब टर्म होता है। पार्लियामेंट के यूजुअली 3 सेशन होते हैं, मॉनसून सेशन, बजट सेशन और विंटर सेशन। कौन बुलाता है पार्लियामेंट की मीटिंग्स के लिए? यस, प्रेसिडेंट कॉल्स द मेंबर्स ऑफ द हाउस फॉर द सेशन। कुछ दिनों का, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मॉनसून सेशन वो जुलाई और अगस्त 2 महीनों का ये सेशन होता है। विंटर सेशन नवंबर और दिसंबर का होता है। तो इन 2 महीनों में पार्लियामेंट्स के मेंबर क्या करेंगे? मीट करेंगे और सारे देश के लॉज पास करेंगे इस सेशन में। क्लियर? कोरम, कोरम क्या होता है? कितने मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए कि हाउस का बिजनेस किया जा सके, कोई लॉ पास किया जा सके। अब कुछ ही मेंबर्स चले आए, रात को 10 मेंबर 20 मेंबर इकट्ठा हो गए और कोई भी बिल पास हो जाएगा? ना 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 ना, ऐसे नहीं होता है। तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप को माना गया है कोरम। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ है 552 मेंबर्स, 1/10 मतलब हो गया लगभग 55 मेंबर्स। इसका मतलब कम से कम 55 मेंबर्स आएंगे तभी लोकसभा की मीटिंग्स उस दिन कंडक्ट करी जाएगी। नहीं आएंगे 55 मेंबर्स भी तो आज की मीटिंग एडजर्न मतलब अब मीटिंग टल गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट का पहला घंटा 11 बजे पार्लियामेंट की पहली मीटिंग शुरू होती है और सारे मेंबर्स बैठे होते हैं 11 बजे। इस क्वेश्चन आवर्स में पार्लियामेंट के मेंबर्स को अधिकार होता है 1 घंटे तक क्वेश्चन पूछने का, या क्वेश्चन पूछने से पहले उन्हें 10 दिन की नोटिस देनी होती है। ठीक सुना? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट गिव 10 days नोटिस टू द मेंबर फ्रॉम whom they need the answer। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन आवर में? सबसे पहले स्टार्ड क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्वियस बताए स्टार बना होगा, एस्ट्रिंग मार्क लगा होगा। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका मेंबर्स को ओरल आंसर चाहिए होता है और इसके बदले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आपस में क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जिसके लिए पार्लियामेंट के मेंबर को रिटन आंसर चाहिए।
अब जिस मेंबर से ये क्वेश्चन पूछा गया है उसको इसका रिटर्न जवाब देना पड़ेगा, बट यस इसके अलावा कोई और क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते आफ्टर गेटिंग अ रिटर्न आंसर। फिर आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अर्जेंट मैटर्स पे होते हैं, जिनको 10 दिन से कम पीरियड के समय में जवाब देना होता है, बस इसीलिए नाम रखा गया है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। नाम में ही लिखा है मीनिंग। 0 आवर, जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होगा, 1 घंटे का था क्वेश्चन आवर 11 से 12 बजे शुरू हो जाएगा 0 आवर। 0 आवर में 1 घंटे तक कोई भी मेंबर बिना किसी नोटिस के, बिना किसी परमिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपस में क्वेश्चन कर सकता है, इसीलिए 0 आवर। नेक्स्ट है मोशन क्या होता है? लूज मोशन फॉर जोक, हाँ ताली नहीं बजाना है इसमें। लूज मोशन मतलब पेट खराब है, नहीं, यहां पर मोशन का मतलब है प्रपोजल। पार्लियामेंट के मेंबर्स क्या करते हैं, एक प्रपोजल देना चाहते हैं किसी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस में। क्या वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, क्या वो बिल पास करना चाहते हैं, उसे कहते हैं मोशन। अब मोशन में आता है टाइप है एडजर्नमेंट मोशन। अगर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट किसी काम को रोक कर, जो पार्लियामेंट में अभी चल रहा है, उस किसी भी काम को जो इस समय पार्लियामेंट चल रहा है उसको रुकवा कर अभी किसी दूसरे अर्जेंट मैटर में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो उसका नाम रखा गया है एडजर्नमेंट मोशन। अ प्रपोजल टू स्टॉप द अदर वर्क, सारे काम बंद करिए, अभी रोकिए, बट क्या करिए, डिस्कस द अर्जेंट मैटर। यस, किसी अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन करने के लिए होता है। दूसरा आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिनिस्ट्री पर, यस इलेक्टेड गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है, और याद रखिएगा ये मोशन पास हो जाने पर वो मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा, पूरी एंटायर मिनिस्ट्री रिजाइन कर पाएगी। इसीलिए जो अपोजिशन पार्टी है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 12th सेशन ऑफ पार्लियामेंट में हुआ था। 1 वोट कम मिला था अटल बिहारी जी को और उनकी सरकार गिर गई थी। तो कितना इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हैं, पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाएगा। गॉट इट? इवन मोदी जी के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो अकेले मोदी जी नहीं जाएंगे, पूरी सरकार चली जाएगी। यस। नेक्स्ट है एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस। मोशन नहीं, एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस अर्थात सस्पेंशन ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस बाय द स्पीकर। स्पीकर आज की मीटिंग ओवर हो गई ऐसी घोषणा कर सकता है, कल फिर आना है। समझ रहे हैं ना? कोई मेंबर मर गया है तो आज कॉन्डोलेंस करके, आज उस पर फूल माला चढ़ा करके आज की मीटिंग एडजर्न हो गई। या आज बहुत शोर शराबा हो रहा है, मेंबर्स एक दूसरे पे पत्थर लाठी पता नहीं क्या क्या फेंक देते हैं, आपने देखा ही होगा पार्लियामेंट का सीन, है ना? कुछ भी चप्पल जूते कागज जो मन कर रहा है सब फेंक देते हैं पार्लियामेंट, देखा है कि नहीं आप लोगों ने, है ना? माइक वाइक सब फेंक फाक देते हैं। तो जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, स्पीकर डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो हाउस को क्या करेगा? आज की मीटिंग एडजर्न। गॉट इट? कल फिर मिलेंगे। और दूसरा क्या है? प्रोरोगेशन। क्या? प्रोरोगेशन, जिसका मतलब होता है एंड ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मैंने कहा था मॉनसून सेशन है, विंटर सेशन है, बजट सेशन है। तो जिस दिन सेशन पूरा हो जाएगा, उस 2 मंथ के टाइम पीरियड को जब मीटिंग पूरी हो जाएगी, हो जाएगा सेशन खत्म। व्हाट इट? फिर अगली बार फिर अगले सेशन में आएंगे। प्रोरोगेशन मतलब एंड, टर्मिनेशन। तो ये सारा पावर पार्लियामेंट को कंट्रोल करने का किस व्यक्ति के पास है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो पार्लियामेंट का मॉनिटर है? ठीक पहचाना, स्पीकर। और करंटली कौन स्पीकर है? यस, कमेंट बॉक्स पे जवाब दोगे? यस, आई एम वेटिंग फॉर यू टू गिव मी द रिप्लाई हु इज द करंट स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट। तो स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पूरे हाउस को कंट्रोल करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है और हाउस के बिजनेस को, लॉज को पास कराने में मदद करता है। अब ही कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ द हाउस। और कैसे इलेक्ट होता है? ही इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स ओन मेंबर। कहां से आया ये स्पीकर? कहां से आया ये व्यक्ति? तो फ्रॉम अमंग इट्स ओन मेंबर्स।
जब पार्लियामेंट की मीटिंग पहली बार होगी चुनाव के बाद, फर्स्ट इलेक्शन के बाद, तो अपने में से ही सबसे पहले किसको चुनेंगे? स्पीकर को, और स्पीकर के साथ डिप्यूटी स्पीकर को। इन केस स्पीकर इज एब्सेंट और इज अनफिट फॉर द जॉब, द डिप्टी स्पीकर कैन टेक द टास्क। सो he is elected from among its own members soon after the newly elected house meet for the first time. लाइक तो बनता है सर के लिए, यस। पूरा चैप्टर खत्म कराऊंगा, इसीलिए क्या करिए, बने रहिए अंत तक। अभी फंक्शंस ऑफ लोकसभा राज्यसभा बाकी है। आइए अब इस बिल्डिंग को देखिए, और ये बिल्डिंग है हमारी राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसमें सारे मेंबर्स स्टेट के द्वारा चुने जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज के द्वारा चुने जाते हैं। कौन चुनता है इनको? कौन इलेक्ट करता है इनको? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। याद रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं वो इनको चुन नहीं सकते, इनका इलेक्शन नहीं कर सकते। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250, मतलब अधिक से अधिक 250 मेंबर राज्यसभा में हो सकते हैं, जिसमें से नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं? 12। नॉमिनेटेड वो मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर को, रेखा जी को, रूपा गांगुली जी को, यस, ये सब कौन है? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैं, क्योंकि ये किसी न किसी फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, इसमें क्या करते हैं? एक्सेल करते हैं। और 238 मेंबर्स, ये मेंबर्स कहां से आएंगे? स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से आएंगे। तो किसी स्टेट को कम मेंबर, जैसे यूपी में सिर्फ 31 मेंबर्स राज्यसभा में जाएंगे, पंजाब से 7 मेंबर्स जाएंगे, गोवा से तो 1 ही जा रहा है, मणिपुर से 1 जा रहा है। ऐसा क्यों? तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन दी पॉपुलेशन। ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन ऑफ दी स्टेट्स डिसाइड्स द नंबर ऑफ मेंबर्स दैट कैन बी इलेक्टेड टू राज्यसभा। गॉट इट? इलेक्शन कैसे होता है इन लोगों का इलेक्शन? क्या मेंबर्स ऑफ लोकसभा की तरह डायरेक्ट आम जनता, यस, मैं जो कि 18 साल से ऊपर का हूं, यस, वोट दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इनको इलेक्ट करता है इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, यस, ये मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं विथ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आता है टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट मतलब कभी भी ये खत्म नहीं होगी, कभी भी ये डिसॉल्व नहीं होगी। पर किसी भी मेंबर का टर्म पूछूंगा तो 6 साल है। किसी मेंबर को 6 साल तक का ही क्या होगा? सर्विस करनी है। 6 साल तक वो राज्यसभा का मेंबर रहेगा। और 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर इसके रिटायर करते रहते हैं हर 2 साल में। समझ गए ना? नेक्स्ट है क्वालिफिकेशंस। तो सारी क्वालिफिकेशंस राज्यसभा के मेंबर्स की सेम है एज पर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द लोकसभा, बस एक चेंज है, और वो चेंज है एज का। सिर्फ 30 इयर्स ऑफ एज, मिनिमम एज जो होनी चाहिए उस पर्सन की, वही क्या कर सकता है? मेंबर ऑफ राज्यसभा के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। 30 क्यों सर, एज बढ़ा क्यों दी गई? हाँ, क्योंकि राज्यसभा में और एल्डरली लोग जाएं और लर्नड लोग जाएं, इसीलिए। नेक्स्ट है, इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? जरा इनको पहचानते हैं? जरा स्क्रीन पे देखिए, क्या कहते हैं? एम वेंकैया नायडू, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट। और जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है इनके लिए वोटिंग नहीं होती है। जो भी देश का, यस, जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इस राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। जैसे पार्लियामेंट में, लोकसभा में स्पीकर होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, वैसे राज्यसभा में वेंकैया नायडू जी कर रहे हैं क्योंकि वो चेयरमैन है। अब पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब पूरी पार्लियामेंट क्या पावर प्ले करती है। तो सारे ऐसा नहीं है कि राज्यसभा को कुछ
अलग पावर है लोकसभा का, दोनों मिलके क्या करते हैं, एज अ को पार्टनर मिलके क्या करते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं। और जब कोई नॉन मनी बिल पास होता है, अर्थात जहां मनी बिल की बात नहीं हो रही होती है, तो दोनों जन क्या कर सकते हैं, उसको पास कर सकते हैं। इन केस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरा हाउस पास नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, नॉन मनी बिल के केस में एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाएगी, जो प्रेसिडेंट कॉल करेगा और स्पीकर ऑफ द लोकसभा उस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, और उस ज्वाइंट मीटिंग में फिर से वोटिंग होगी और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। डेडलॉक सॉल्व हो गया। बट अगर कोई मनी बिल होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट करता है, और लोकसभा में एक बार पास हो जाने के बाद राज्यसभा उसको क्या कर सकती है, उस पर डिबेट डिस्कशन कर सकती है, बट उस बिल को रोक नहीं सकती है, उस पर अमेंडमेंट लाने की सिर्फ प्रपोजल दे सकती है। सारा पावर तब किसके पास है, लोकसभा के पास है। सिर्फ फाइनेंशियल बिल की बात बोल रहा हूं। आते हैं तो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ दी पार्लियामेंट। पूरी पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है। सबसे पहला है यूनियन लिस्ट। पार्लियामेंट में जो कानून है वो लिस्ट में लिखे हैं। सही सोच रहे हो कि लिस्ट सर क्यों बनी है, तो पार्लियामेंट को लिस्ट बना दी गई है पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए कि इन लिस्ट पे कानून आप बना सकते हैं, और उस लिस्ट का नाम रखा है यूनियन लिस्ट। मतलब those subjects on which laws can be made by the यूनियन पार्लियामेंट, देश की पार्लियामेंट बना सकती है। तो इस तरह से स्टेट लिस्ट भी होगी। हाँ, स्टेट लिस्ट का लॉस कौन बना पाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। इनके लॉस पार्लियामेंट नहीं बनाती है नॉर्मल सिचुएशंस में। और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में लॉस कौन बनाता है, इस लिस्ट में लॉस स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो ये लिस्ट कॉमन है दोनों के लिए। और चौथी और आखिरी पावर है रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी लिस्ट। जो अब इन तीनों लिस्ट में पावर्स नहीं है, वो उनका नाम रखा गया है रेसिडुअरी पावर। तो आइए इन चारों लिस्ट के बारे में, इन चारों पावर्स के बारे में जानते हैं कि कौन इस पे कानून बना सकता है। तो सबसे पहला मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, 97 सब्जेक्ट्स लिखे हैं, जैसे देश का फाइनेंस, देश का एजुकेशन, देश का डिफेंस, देश का फॉरेन अफेयर्स। इस पर कानून सिर्फ और सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में मैंने बताया 47 सब्जेक्ट्स होते हैं। इस पे स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। क्या होगा अगर दोनों जन ने किसी एक विषय पे ही कानून बना लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया, अब दोनों में झगड़ा हो जाएगा कि मेरा कानून माना जाएगा, मेरा कानून माना जाएगा, तो किसका माना जाएगा, क्या कहते हो? हाँ, यूनियन गवर्नमेंट का लॉ माना जाएगा, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट इज लिटिल मोर पावरफुल। यस, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। गॉट इट? क्योंकि हमारे देश में फेडरल सेटअप है। याद होगा आपको, आज के लेसन की शुरुआत मैंने इसी से की थी, फेडरल सेटअप, जहां पर पावर्स बटे हुए हैं, काम बटा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बट लिटिल सेंट्रल बायस है, लिटिल मोर पावर इज गिवन टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि वो इन सबको कंट्रोल में कर सके। फिर मैटर्स इन दी स्टेट लिस्ट। मैंने बताया स्टेट लिस्ट में वैसे 66 सब्जेक्ट्स थे, 66 सब्जेक्ट्स थे, अब घट के 61 हो गए हैं आजकल करेंटली। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं इस पे स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तो यहां तो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, वो कैसे बना सकती है? बना सकती है कब? जब स्टेट में क्या चल रही हो, इमरजेंसी चल रही हो, जब स्टेट की गवर्नमेंट ना हो, स्टेट में इमरजेंसी चल रही हो। और कब हो सकता है? इफ द राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, या राज्यसभा क्या करे, एक रेजोल्यूशन पास कर दे, वो भी 2/3 लोगों के मदद से, 2/3 मेजोरिटी से। क्या रेजोल्यूशन पास करना है कि ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, तो इसीलिए इसको यहां से निकाल करके यूनियन लिस्ट में ट्रांसफर किया जाए। Got it? ऐसे 5 सब्जेक्ट्स ट्रांसफर हो गए हैं स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में, और उन पे अब क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बना पाएगी। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस। कभी कभी पार्लियामेंट सेशंस में नहीं होती है, अर्थात पार्लियामेंट क्या कर रही होती है कि सेशंस नहीं चल रहे होते और कानून की कुछ जरूरत पड़ रही होती है, तो क्या करेंगे? वेट करेंगे कि पार्लियामेंट जब आएगी तब होगा? नहीं। देन प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक कानून पारित कर देगा और देश में अप्लाई भी हो जाएगा कानून। बट
बट जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन होगा उसके 6 वीक के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा ताकि इसका कानून बन सके। अगर विद इन 6 वीक ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को उसको क्या किया गया, प्रपोजल पास नहीं किया गया, तो ऑर्डिनेंस भी क्या हो जाएगा, वो ऑर्डिनेंस भी सीज टू एग्जिस्ट कर जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। व्हाट इट, इसीलिए कई बार ऑर्डिनेंस को क्या बोला गया है, टेम्पररी लॉ बोला है। और पार्लियामेंट के पास तो पावर है ऐसा बनाने का, कैबिनेट के पास पावर है। और कभी कभी क्या होता है, किसी स्टेट की गवर्नमेंट फेल हो जाती है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, तब भी वहां जब इमरजेंसी है तो तब भी क्या होगा, उसके सारे लॉज, उस स्टेट के सारे सब्जेक्ट, सारे कानून, इवन फाइनेंस, उसका बजट भी कौन पास करेगा, यूनियन पार्लियामेंट पास करेगी। व्हाट इट, बने रहिए अंत तक। फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, बजट पास करना। बजट क्या होता है, बजट इज द एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कितने खर्चे करेगी और कहां से कमाई आएगी गवर्नमेंट की, इसका रिकॉर्ड होता है बजट। तो पार्लियामेंट में बजट पास करता है फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। कभी कभी पार्लियामेंट को खर्चों के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो कम पड़ रहे होते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ गया है, जिस खर्चे के लिए उन्होंने पैसे निकाले थे वहां पर अब और पैसों की जरूरत है, तो क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट। तीसरा, वोट ऑन अकाउंट। इसमें क्या होता है, कभी कभी बजट अभी पास नहीं हुआ है और बजट से पहले ही कुछ पैसों की जरूरत है, तब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, यस, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट पैसा निकाल सकती है। उसको इसके लिए किसी से पूछना नहीं है, पार्लियामेंट की परमिशन नहीं लेनी है। चौथा, सैलरीज एंड टैक्सेस। मेंबर्स की सैलरीज कौन डिसाइड करता है, यस, वो खुद, पार्लियामेंट खुद डिसाइड करती है कि मिनिस्टर्स की क्या सैलरी होती है। तो एक क्वेश्चन इसके लिए बन रहा है आपके लिए, यस, यू हैव टू टेल व्हाट इज द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई एम वेटिंग, डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन दिस क्वेश्चन। सैलरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये उन्होंने डिसाइड किया है पार्लियामेंट में मीटिंग करके। और टैक्सेस, देश में कोई भी टैक्स बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं हो सकता। बट याद रखिएगा, सैलरी और टैक्स दोनों मनी बिल का मैटर है और मनी बिल ओरिजिनेट करता है लोकसभा में। लोकसभा ही मनी बिल को पास कर सकता है। इन केस लोकसभा ने मनी बिल को पास कर दिया है और भेज दिया है राज्यसभा के पास, राज्यसभा क्या कर सकता है, अधिक से अधिक 14 दिन तक उसको रोक सकता है। बट 14 दिन के बाद क्या होगा, वो बिल ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि पास हो गया है, क्योंकि राज्यसभा के पास उसको अमेंड करने का, उसमें चेंजेस लाने का पावर नहीं है, न रोकने का पावर है उसे। नॉन मनी बिल को रोक सकती है राज्यसभा, मनी बिल को नहीं रोक सकती। अब आता है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, यस, मिनिस्टर्स एक एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, क्योंकि इनके पास मंत्रालय होता है ना, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। तो ये क्या कुछ भी मनमाना कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं। इनसे पूछा जाएगा आपने ऐसा क्यों किया, आपने रेल की टिकट महंगी क्यों की, आपने शिक्षा का दाम महंगा क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, कहां, पार्लियामेंट में। इसी का नाम रखा गया है इंटरपेलेशन। राइट टू आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड एज इंटरपेलेशन। तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मैंने MP लिख दिया, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किनसे, मिनिस्टर से, और उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, कब, क्वेश्चन आवर में ले सकते हैं, 0 आवर में ले सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सकते हैं इन एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करने के लिए। मनमानी नहीं चलेगी इनकी, याद रखिएगा, क्योंकि अपोजिशन पार्टी इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पास कर दिया तो वो मिनिस्टर नहीं जाएगा, पूरी पार्टी प्राइम मिनिस्टर तक क्या हो जाएगा, सबका रेजिग्नेशन, सबकी छुट्टी। तो इसीलिए हाँ, कंट्रोल ऑन मिनिस्टर्स, कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। तीसरा है एडजर्नमेंट मोशन, अर्थात किसी एक काम को रोककर जो पार्लियामेंट में चल रहा है, किसी अर्जेंट मैटर पर डिस्कस करना। अब कहीं रेलवे का एक्सीडेंट हो गया है, कहीं बहुत बड़ा स्कैम हो गया है देश में,
तो पहले क्या करेंगे, सारी मीटिंग को डिस्कस करने से पहले इस पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एडजर्नमेंट मोशन, कंट्रोल कर दिया ना एग्जीक्यूटिव के कामों पर। अब कुछ एक्सक्लूसिव पावर बताने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है, अर्थात ये पावर लोकसभा के पास भी नहीं, यहां पे राज्यसभा के पास अपर हैंड है। आइए देखते हैं। तो राज्यसभा कैन डिक्लेयर अ सब्जेक्ट इन दी स्टेट लिस्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। स्टेट लिस्ट में मैंने बताया था पहले 66 सब्जेक्ट्स थे, आजकल करंट डेट में सिर्फ 61 सब्जेक्ट्स हैं। तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है ना। बट अगर उस सब्जेक्ट को राज्यसभा ने डिक्लेयर कर दिया 2/3 मेजॉरिटी के साथ कि यह सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो उस पे यूनियन पार्लियामेंट कानून बना सकती है। ये पावर सिर्फ राज्यसभा के पास है। दूसरा पावर, इट कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस। कोई ऐसी सर्विस जिसे पूरे देश में चलाने की जरूरत है, राज्यसभा उसे क्रिएट कर सकती है, अनाउंस कर सकती है। और लोकसभा तो डिसॉल्व हो सकती है, इमरजेंसी के समय लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, 5 ईयर टर्म पूरा होने के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, और उस समय कानून की जरूरत होती है, तो क्या होगा? उस समय पार्लियामेंट की किसी फंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो क्या होगा? राज्यसभा है ना, क्योंकि मैंने बताया था राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा परमानेंट हाउस होती है। आइए कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ दी लोकसभा देखते हैं। तो लोकसभा क्या कर सकती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है, अर्थात जो पावर में है मंत्री, जो पावर में है गवर्नमेंट, उसको भी निकाल सकती है। कैसे? उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस, अर्थात हमारा इन पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, और इनके पास होते ही मैंने बताया था पूरी मिनिस्ट्री, इवन प्राइम मिनिस्टर भी रिजाइन कर जाएगा। और मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन लोकसभा। अरे सर, ये तो कॉमन पॉइंट्स है दोनों, है ना, ये दोनों हम लोग जानते हैं लोकसभा की पावर। तीसरा पावर पढ़ते हैं। यस, ये पावर ध्यान देंगे। इन केस ऑफ डेडलॉक, कभी कभी नॉन मनी बिल क्या होता है, लोकसभा पास कर देती है, राज्यसभा उस नॉन मनी बिल को पास नहीं करती है, बल्कि लोकसभा को वापस लौटा देती है, कहती है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करिए, इसमें कुछ चेंजेस करिए, ये हमको पसंद नहीं है। राज्यसभा के अमेंडमेंट को लोकसभा वाले मानने से मना कर देते हैं। अब दोनों के बीच में क्या हो गया? डेडलॉक। क्या होगा? ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। ज्वाइंट सेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को एक जगह बुलाया जाएगा। स्पीकर इसका प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा और बुलाने वाला व्यक्ति है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कॉल्स द ज्वाइंट सेशन, ताकि इस पे डिबेट डिस्कशन हो सके। अब क्योंकि लोकसभा का स्ट्रेंथ ज्यादा है, लोकसभा के पास 552 मेंबर्स हैं, तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो सुनी किसकी जाएगी? वोटिंग लोकसभा वाली ही मानी जाएगी, है ना, क्योंकि लोकसभा के मेंबर ज्यादा है, जिस पक्ष में ज्यादा लोग होंगे। Got it? So, in case of a deadlock, the will of the लोकसभा, LS यहाँ पे लोकसभा है, लोकसभा का विल प्रिवेल हो जाएगा in the joint session of the parliament because of the strength of the लोकसभा। तो इसी तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है, एंड आई एम श्योर कि आप और सारे चैप्टर्स मेरे बनाए हुए, ये सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस, दैट मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब पे मैंने वीडियोस बना रखा है। इवन इंग्लिश में भी, ये स्टोरीज पे भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है, बस क्या करिए, उस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। ट्राई करके जरूर देखिए एक बार। यस, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस, जस्ट टाइप करिए इलेक्ट्रोलिसिस बाय सर तरुण रूपानी। मैंने ICSE 22 के हिसाब से, यस, करंट बोर्ड के सिलेबस को ध्यान देते हुए ये नए वीडियोस बनाए आपके लिए। और सी यू देयर इन नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय।